हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अंतिम चैप्टर है, अध्याय है 16 और नाम है इसका कचरा संग्रहण एवं निपटान। मतलब कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, कैसे उसका निपटारण करते हैं, निपटान। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों यानी ऑफिस से प्रतिदिन यानी डेली अत्यधिक मतलब बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध तथा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्राय इन पर प्लास्टिक की थैलियाँ तथा टीनों में पैक होते हैं और पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज़ में हम अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा कचरा क्या करते हैं, उत्पन्न या पैदा करते हैं। हम प्राय सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस होते हैं स्थानों पर बसों तथा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है और यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। तो यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार में यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? तो जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? तो क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि न हो? और क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहेली और बूझो, ये देखो चित्र दिखा रखे हैं। पहेली और बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की और इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो 16.1 में कचरे का निपटान। तो सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित यानी इकट्ठा करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे या गर्त यानी पिट होते हैं ले जाते हैं और इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। चित्र 16.1। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः यानी दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किया जाए सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है। और इस प्रकार चित्र 16.1 में भराव क्षेत्र दिखा रखा है। कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं, मतलब जो यूज़ करने वाले हैं और यूज़ करने वाले नहीं हैं। जो अनुपयोगी होते हैं अवयव को पृथक यानी अलग कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 सालों तक, वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोग केवल अवयव के निपटारण के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। और कंपोस्ट जो है क्या है, तो आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। पहली यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है और फिर इसे फेंका ही क्यों जाता है, क्यों गया? और क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा ही नहीं है? तो क्रियाकलाप 1 में अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले यानी पूर्व किसी स्थान पर इकट्ठा कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक यानी अलग कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह 1 में रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियाँ, समाचार पत्र, सूखी पत्तियों एवं कागजों की थैलियाँ भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह 2 कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियों, टूटा कांच,
एल्यूमीनियम के रेपर, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। तो जब अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक डेयरियों में बांट लीजिए और इन्हें A, B, C, D एवं D में से नामांकित इनका नाम कर दीजिए और इनमें से प्रत्येक हर एक समूह की एक एक डेयरी को क्या करना है, आपने दिखा रखा है, देखो चित्र 16.2 में कचरे की डेयरियों को गड्ढों से भरना। तो प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनमें इनके मुंह कसकर बांध लीजिए और मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी डेयरियों को पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। और चित्र 16.2 में आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। तो 4 दिन के पश्चात बाद में कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए और कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है और इससे उन्हें मिट्टी से ढका दीजिए और इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका इनको चेक करिए, अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाइए और सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित है, यानी पूरा गल गया है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती, या आधा आंशिक रूप से विगलित है, या फिर लगभग पूर्ण रूप से विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और किस डेयरी के कचरे का विगलन हुआ है और किसका नहीं हुआ, वो आपने चेक करना है। तो अपने परीक्षण के आधार पर सारणी 16.1 में कॉलमों में अपने विकल्प 1, 2, 3, 4 या 4 को क्या करना है, सारणी 16.1 में दिखाया है कचरे की डेयरियों में क्या परिवर्तन आए। तो कचरे की जो डेयरी हैं A, B, C, D 4 दिन के बाद क्या हुआ, 6 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद और 4 हफ्ते बाद क्या हुआ। अब यदि आपने कुछ और परीक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना न भूलें और जो कचरा विगलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूरी तरह विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिलाइए जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं और यह आपके पौधों को आवश्यक जो पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनमें खाद बनती है और जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। तो नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं तथा कचरा। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे। तो हरे कूड़ेदान रसोइयों तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होते हैं और आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं वो मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में ये अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूहों में पृथक यानी अलग करने क्यों आवश्यक है। अब क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाया गया है। प्राय किसान भी कटाई के बाद पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसलें, पादपों के अपशिष्ट जो है तथा भूसे जैसी अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होती हैं और हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चित्र 16.3 में पत्तियां जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न होती है वो दिखाया गया है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली एवं बूजों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। बूजों ने अपनी नोटबुक में लिखा कि पत्तियों को न जलाएं और आप इन्हें धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे, इनके धुएं को। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा कि सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। तो वास्तव में चोरी नहीं है।
इसका अभिप्राय यह गैर कानूनी तथा अपराध है था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों तथा दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाई। 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनमें मित्र बन सकते हैं, मतलब कंपोस्ट देकर उनको मित्र बन सकते हैं उनके। तो कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। तो मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुआ किसानों के मित्र कहे जाते हैं? आइए यह पता लगाइए कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में हमें कैसे उपयोगी होती है। तो जो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 में मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा। तो ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है? तो जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। तो आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। और गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए और आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए और आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच छोटी पट्टियां लगाकर काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के रूप में बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियों बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले जो कागज हैं एवं कॉटन का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखे गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए, गीला कर लीजिए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की जो परत है उसको दबाइए और दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में प्राप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। चित्र 16.4 में लाल केंचुए दिखा रखे हैं आपको। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। 16.4 में दिखाया है। अब इन्हें जूट की जो बोरियां हैं, पुराने चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए और आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। चित्र 16.5 में दिखाया है। और इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना। अच्छा हो सकता है तो नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुए को न दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। दिखाया गया है चित्र 16.5 में लाल केंचुए के लिए आहार। आगे चलते हैं। तो आगे ये हो चुका है हमारा। अब लाल केंचुए के दांत नहीं होते और इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आकार में 7 कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। तो कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भाग के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप उन्हें केंचुए की भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास यानी 1 महीने में
उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। 3 से 4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। और क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है, तो अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। चित्र 16.6। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए और अधिकांश कृमि अन्य भागों में छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाइए। दूसरे भाग में खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए और आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे हुए भाग में अधिकांश कृमि हैं और आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग दिखा रखा है चित्र 16.6 में। इस उत्तम वर्मी कंपोस्टिंग खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? तो आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं और इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी, और जो आप महंगे रासायनिक उर्वरकों एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। 16.3 में सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, और इसका अनुमान आप अब किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्रित करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्रित कीजिए, और कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है, आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। 16.6 में साथ में निकटवर्ती कूड़ादान दिखाया गया है पास में। तो यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो अब क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितना बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? तो हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? चित्र 16.7 में दिखाया है। तो आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलते हैं। नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान हवाई जहाज बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, और परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर वहाँ पर अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी और पेंसिल की छीलन से बधाई कार्ड का फूल, पुराने कपड़ों से चटाई और पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। तो एक दिन प्रायतः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ और पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जो नानी है एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? तो यह कागज़ की लुगदी है और इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसा भी मिलाई है। और नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। तो नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्का और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागज़ों को इकट्ठा कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। तो कुछ दिन के बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था और श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई और नानू ने अपनी मिट्टी गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया।
उसने अपने मित्रों से के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे और उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे और उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। तो घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। तो अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ और किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। चित्र 16.8 में दिखाया है। तो नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। दिखा रखा है चित्र 16.8 में खरीदी गई वस्तुओं से भरी थैलियों के साथ नानू। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए और उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फ़ोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड बनाया। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ों की लुगदी से बनाए थे और यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र उसे मुखौटों के साथ अपने घर ले गए और नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। तो विद्यालयों की छुट्टी समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया और उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे, परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया। आपने भी अपने घर के आसपास एवं स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा और इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे अलग करते हैं, पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर सकते हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए जाने वाले इस कचरे का क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। तो क्या वह अथवा उसकी मित्र विभिन्न विद्यालय जाती हैं? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों एवं कागज तथा धातु की वस्तु, प्लास्टिक की थैलियाँ, पुराने नोटबुक को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागज़ों से नए कागज़ बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। 16.4 कागज़ का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के साथ स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी तथा टब में रखकर जल डालिए और कागज़ के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज़ को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए और अब फ्रेम पर जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव जितना हो सके एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए और जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल जो क्या हो सके सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर लीजिए। कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए और समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ न सके। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पहले आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं और इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पहले आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज़ के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप
सुंदर पैटर्न वाले पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया था, वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं क्या? तो चित्र 16.5 में वो टॉपिक 16.5 प्लास्टिक वरदान या फिर अभिशाप। तो कुछ प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ ऐसे भागों के नाम बता सकते हैं कि जो प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता? समस्या तब उत्पन्न होगी जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी अपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्रित इकट्ठा की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थ को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के जो प्लास्टिक है वो गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं और ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार पहले का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनः चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं और गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं और कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालियों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है और जिसके फलस्वरूप नाले बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है और भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला है हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें और जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदार से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें और खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हमें कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों तथा अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरे और